चुनाव के दौरान तरह तरह की रेवड़ियां बांटने पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उसका ये कहना है कि इस तरह की रेवड़ियां बांटने से लोग परजीवी हो रहे हैं। चुनावों के दौरान सभी पार्टियां रेवड़ियों का ऐलान करने में एक दूसरे को टक्कर देती हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर ही सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग काम करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। ये फ्रीबीज चुनाव से पहले घोषित की जाती हैं। राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? उन्हें भी राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चुनाव के दौरान फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। अदालत ने कहा था कि सरकारों के पास फ्रीबीज के लिए तो पैसा है, लेकिन जजों को पेंशन देने के लिए नहीं है। रेवड़ी संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनावों में लोक लुभावन वादे हमेशा से रहे, लेकिन बीते कुछ चुनावों में तमाम दलों ने रेवड़ियों की बरसात कर दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इन पार्टियों के लिए दोधारी तलवार की तरह है। यही कारण है कि पार्टियों का रुख भी स्पष्ट नहीं है। पार्टियां इतना जरूर कह रही हैं कि कल्याणकारी योजनाओं और रेवड़ी के बीच संतुलन जरूरी है। इस प्रकार की जो चीजें आती है वो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को न केवल खोखला करेगी, घातक है, और हमारी श्रम शक्ति जो राष्ट्र के निर्माण में है वो निर्माण में नहीं होके वो कहीं न कहीं शिथिल हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है, जिससे देश मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, विकसित हो, लोग मिलकर काम करें और आगे बढ़े, ऐसी योजनाएं होना चाहिए। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हर राज्य में खेल खेल रहे हैं उस खेल को बंद करें। पिछले साल झारखंड या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो या पिछले हफ्ते हुआ दिल्ली का विधानसभा चुनाव, सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग मुफ्त योजनाओं का वादा किया और चुनावों में इसका फायदा भी मिला। ये बात दीगर है कि ऐसे वादों का सीधा असर राज्य और देश की माली हालत पर पड़ता है। एक तरफ मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के अंदर कई सारी बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपने अधिकारियों से 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने को कहा है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को संगठन की अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा की हारी 22 सीटों और 12 निगम के उपचुनाव पर तैयारियों की चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा से विधायकों की मुलाकात हुई और उसमें यमुना रिवर फ्रंट की सफाई और आयुष्मान योजना को लागू करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। आने वाले समय में हम लोगों को संगठन में क्या क्या काम करना है और वो काम शुरू करना है, तो ये हमारी संगठन की एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो हम करते ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी में ये परिपाटी रहती है, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं कि अब आज के बाद हमको अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है। उधर दिल्ली सचिवालय में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने को बोला है। इसमें आयुष्मान योजना, नालों की सफाई और विकसित भारत के मुताबिक एक्शन प्लान बनाने को कहा है। हालांकि अभी ये पता नहीं है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें फरार होने का नोटिस दे दिया, तो वहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपनी सफाई दी है। आम आदमी पार्टी किस दिशा में जा रही है? सवाल का जवाब इस बात से भी तय होगा कि पार्टी के नेताओं पर जारी कार्रवाइयां किस ओर आगे बढ़ती हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के उखला से विधायक अमानतुल्लाह को पुलिस ढूंढ रही है। खान पर आरोप है कि उन्होंने शावीज खान नाम के एक भगौड़ी को पकड़ने गई पुलिस के काम में बाधा डाली। इसी सिलसिले में पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के घर पर नोटिस चिपका दिया। अमानतुल्लाह खान सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर अपने आप को बेगुनाह बताया। करीब 10:30 बजे आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान का बयान जारी किया। वहीं जो पत्र अमानतुल्लाह ने पुलिस को लिखा उसका समय 11:30 बजे का है। चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की ओखला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के मनीष चौधरी को 23,000 से ज्यादा वोट से हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
राजस्थान में फोन टेपिंग के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने बयान को गलती मानते हुए पार्टी के अध्यक्ष के नोटिस का जवाब दे दिया है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने इस मुद्दे पर सरकार से सदन में श्वेत पत्र लाने की मांग की, तो राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री ने पायलट को अशोक गहलोत के कार्यकाल की याद दिलाई। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टेपिंग के मुद्दे पर राजस्थान में सियासी तूफान जारी है। भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के नोटिस के आधार पर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद की गलती मानते हुए पार्टी अध्यक्ष को अपना जवाब भेज दिया है। मीणा ने कहा है कि अगर पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उनको लगा अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने इस मुद्दे पर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार का एक मंत्री फोन टेपिंग के आरोप लगा रहा है तो मामला बहुत गंभीर है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, इसे लेकर सरकार को गंभीरता बरतनी चाहिए और सदन में इस मुद्दे पर सरकार श्वेत पत्र लेकर आए। ये फोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है। इस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि उनकी सरकार के समय जिस तरह से फोन टेपिंग हुआ था वो सबके सामने है। भाजपा शासन में किसी मंत्री विधायक का फोन टेप नहीं किया जाता है। हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। साफ है कि अशोक गहलोत सरकार के बाद भजनलाल सरकार में भी फोन टेपिंग बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। देखना होगा किरोड़ी के जवाब के बाद उन्हें लेकर क्या फैसला किया जाता है। उत्तराखंड में यूसीसी के कई प्रावधानों को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें खासकर लिविंग इन रिलेशनशिप के अलावा वैवाहिक पद्धति भी शामिल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के सिर्फ 16 दिन के भीतर इस कानून के प्रावधानों को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि यूसीसी में किसी धर्म जाति के अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो यूसीसी 24 उत्तराखंड में बना है उसमें मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस को लेके कई ऐसे रूल बनाए गए हैं जो कि कुरान में जो प्रोवाइडेड वर्सेस हैं उनके खिलाफ है। यूसीसी कानून के प्रावधानों को लेकर कोर्ट में 3 PIL डाली गई है, जिसमें लिविंग इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को लेकर चुनौती दी गई है। मुस्लिम, पारसी आदि वैवाहिक पद्धतियों की अनदेखी की बात कही गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के रीति रिवाज की अनदेखी समेत अन्य प्रावधानों को चुनौती दी गई है। यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है, चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी, उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म जाति का किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है। अब कोर्ट में सरकार के जवाब के बाद देखना होगा कि ये मामला कितना लंबा चलता है और इस कानून का भविष्य क्या होगा। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया द्वारा दिए गए बयान पर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शो इंडियाज गॉट लैटेंट में शामिल अन्य क्रिएटर्स पर भी अब कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा खार पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की। यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा बुधवार को अपने वकील के साथ खार पुलिस स्टेशन पहुंची। मुंबई पुलिस ने उन्हें इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। अपूर्वा कुछ तो बोलिए। अपूर्वा, you need to speak on this. हाथ क्यों पकड़? अपूर्वा कुछ तो बोलिए। अपूर्वा, कुछ अपने कमेंट पे कहेंगी आप? इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने जांच तेज कर दी है। जांच के दायरे में शो के सभी 18 एपिसोड्स हैं। शो में शामिल ज्यूरी मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स में से जिसने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। साथ ही ऑडियंस के बयान भी गवाह के तौर पर दर्ज किए जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल है। अक्सर शरद पवार की तारीफ करने वाले शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज शरद पवार को ही निशाने पर ले लिया। वजह थी कि शरद पवार ने दिल्ली में एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया। तस्वीरों को गौर से देखिएगा, सब कुछ उलझा उलझा नजर आएगा।
सम्मान पाने वाले एकनाथ शिंदे हैं और अवार्ड देने वाले शरद पवार। सम्मान पाकर एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की जमकर तारीफ भी की। शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे का सम्मान महाराष्ट्र की सियासत में शोर मचा गया। उद्धव ठाकरे के सियासी संजय ने इस तरह के सम्मान को कारोबार बता दिया। जिस अवार्ड से एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया है वो मराठा समुदाय का सबसे बड़ा सम्मान है। नाम है महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड। इसलिए कार्यक्रम में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। लेकिन सियासत तो हवाओं के रुख में ही ढूंढ ली जाती है। शरद पवार का गठबंधन उद्धव ठाकरे के साथ है। वहीं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी एकनाथ शिंदे ने हड़प ली और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गए, ऐसे में उद्धव गुट की नाराजगी समझ में आती है। मसला सम्मान का नहीं, अपमान का है। उद्धव गुट को लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने सम्मानित करके उद्धव ठाकरे के अपमानित का संदेश दिया है। लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में पक क्या रहा है? अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। सूत्रों की माने तो भारतीय एजेंसियां 12 गैंगस्टरों की सूची अमेरिकी एजेंसियों को सौंपने वाली हैं। इनमें लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई से लेकर गोल्डी बरार तक है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका में सक्रिय या संगठित अपराध सिंडिकेट चला रहे भारतीय गैंगस्टरों की एक सूची अमेरिकी एजेंसियों को सौंपने जा रही हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। अनमोल बिश्नोई पिछले नवंबर से अमेरिका में कस्टडी में है। भारत में कई राज्यों की पुलिस और एनआईए को उसकी तलाश है। वह फर्जी पासपोर्ट पर भारत से फरार हुआ था। लॉरेंस का करीबी सहयोगी गोल्डी बरार पहले कनाडा में सक्रिय था, लेकिन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नाम सामने आने के बाद वो अमेरिका चला गया। वह पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी मामले में एनआईए का वांछित है। गृह मंत्रालय ने जनवरी 2024 में उसे नामित आतंकवादी घोषित किया था, जबकि मनजोत सिंह कलों भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांछित है। वह गैंगस्टरों के लिए हथियारों की व्यवस्था करने का आरोपी है और अमेरिका कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी आतंकवादियों से उसके संबंध बताए जाते हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने अगस्त 2023 में उसे कस्टडी में लिया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन गैंगस्टरों की अमेरिका से वापसी और प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिकी एजेंसियों से बातचीत कर रही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा हो सकती है। मुंगेर में बालू माफिया और पुलिस के बीच गोलीबारी। मामला बांका जिले के बेलहर थाने का है, जहां मुंगेर पुलिस बालू माफिया का पीछा करते करते पहुंची। पहले बालू माफिया ने पुलिस पे पत्थरबाजी की, फिर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। गोलियों की आवाज बतला रही है कि बिहार में बालू माफिया का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। पहले वे पुलिस पे पत्थर चलाते हैं और फिर गोली। पुलिस केवल जवाबी फायरिंग कर पाती है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाती। घटना बिहार के मुंगेर और बांका जिले के बॉर्डर के इलाके संग्रामपुर गांव की है। यहां जब पुलिस पहुंची तो उन पर गोलीबारी की गई। जो आप टी पॉइंट देख रहे हैं, जहां लोग बालू डंप करके रखते हैं, वहां पहुंचे हुए थे। हम लोग गाड़ी को पकड़े हुए थे, तो ग्रामीण सब जुट गए। इन लोग की तरफ से रोड़ेबाजी जब होने लगा तो इन लोग ने भी फायरिंग किया, तो जवाबी कार्रवाई हुई है। इधर से भी पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई। इस इलाके में बड़ुआ नदी बालू माफिया का अड्डा बनी हुई है और पुलिस और बालू माफिया के बीच लगातार जंग होती रहती है। आप बालू माफिया के रुतबे और हनक का इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि अवैध बालू खनन के खिलाफ चल रहे लगातार अभियान के बावजूद यहाँ एक दिन के लिए भी बालू का अवैध कारोबार बंद नहीं हुआ है। ज़्यादातर मामलों में गांव वाले भी बालू माफिया का साथ देते दिखते हैं, क्योंकि इससे उनका फायदा होता है। कटोरिया बम्बर संग्रामपुर के साथ में आए हैं रेड के लिए, और हम लोग भी कटोरिया, सुइया, खेसर, बेलहर सब थाना के साथ में आए। उसके बाद कार्रवाई हुई। बिहार में सरकार के लिए आज के दिन में
दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं बालू और शराब के अवैध कारोबार पे नकेल कसना। दोनों ही क्षेत्रों में काबिज माफिया सरकार को खुलेआम चुनौती देते हैं। उन पे काबू पाने में, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में बिहार सरकार और यहाँ की पुलिस अभी तक नाकाम साबित हुई है। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का 5वां पवित्र स्नान संपन्न हुआ। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मां गंगा, यमुना और संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए संगम की रेती पर भोर से ही श्रद्धालुओं का रेला लग गया था। ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ और 1 महीने से चल रहा श्रद्धालुओं का कल्पवास दोनों समाप्त हो गए। बुधवार को संगम स्नान के साथ ही बड़ी संख्या में कल्पवासी अपने घर की ओर रवाना हो गए। महाकुंभ में हो रही भारी भीड़ को देखते हुए आज माघी पूर्णिमा के स्नान में व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दिए। सीएम योगी अपने सरकारी घर में सुबह 4 बजे ही बड़े अधिकारियों के साथ मेले की लाइव तस्वीरें देखते हुए नजर आए। क्राउड मैनेजमेंट में हुए सुधार की वजह से आज माघी पूर्णिमा का स्नान सकुशल निपट गया। ये तस्वीरें सुबह करीब 4 बजे की लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम के सरकारी आवास में बने मिनी कंट्रोल रूम में सीएम के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सामने टीवी स्क्रीन पर महाकुंभ में स्नान के दौरान अलग अलग सीसीटीवी कैमरा से लाइव विजुअल्स देखकर सीएम योगी खुद क्राउड मैनेजमेंट के काम में लगे हुए दिखाई दिए। माघी पूर्णिमा पर शाम करीब 6 बजे तक लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। 14 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक लगभग 46 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अभी महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या अभी काफी ऊपर जा सकती है। इजराइल के आयरन डोम की ही तरह देश में विकसित किया गया है रक्षा कवच, जो देश के सैनिक ठिकानों के साथ साथ नागरिकों को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगा, खासकर युद्ध के समय। जल्द ही इसका ऑन फील्ड ट्रायल शुरू होने जा रहा है। यह है रक्षा कवच, जिसे आप देसी आयरन डोम कह सकते हैं। वही आयरन डोम जो इजराइल को हमलों से सुरक्षित रखता है। डीआरडीओ का रक्षा कवच एक अत्याधुनिक मल्टीलेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे सैनिकों, बख्तरबंद वाहनों और महत्वपूर्ण रक्षा परिसरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रडार होता है, ये बड़ा जल्दी डिटेक्ट कर लेता है और जैसे ही डिटेक्ट होता है, दीज आर ऑल सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक। सैटेलाइट में मैक्स टू मैक्स 270 मिलीसेकंड की टाइम लेती है, जिस तक हमारा टारगेट तैयार हो जाता है। उसके बाद आने वाले सेकंड में वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है। क्विक रिएक्शन मिसाइल है, उसका जो नो रिएक्शन टाइम, ऑन द मूव वो फायर होता है। लेजर का पल्स भी बहुत फास्ट है, तो जैसे ही दुश्मनों का डाटा आता है, विद द स्पीड ऑफ लाइट इट गोज एंड हिट्स ऑन टू द टारगेट। रक्षा कवच का मकसद सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक पर आधारित सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि युद्ध क्षेत्रों में खतरों से सैनिकों को सुरक्षित रखा जा सके, साथ में सैनिक ठिकानों को भी।